बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। तो बात करते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन जल्द खत्म होगा उनका पाउडर। तेजस्वी यादव ने इस्तीफे की मांग पर कसा तंज। सावन आते ही सब्जियों को लगी महंगाई, डायन की नजर, रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं मिर्च और टमाटर के दाम। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सबके गुरु हैं लालू यादव। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र के बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल। बिहार में हर व्यक्ति रोजाना पी रहा है 400 ग्राम दूध, प्रतिदिन 1,41,000 लीटर तक बड़ी दूध की बिक्री। बिहार बोर्ड की तर्ज पर फोकनिया और मौलवी के उत्तर पुस्तिका का होगा मूल्यांकन, 4 स्तरों पर होगी जांच। सुशील कुमार मोदी ने कहा लालू परिवार के आधा दर्जन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त, तेजस्वी को लेकर कह दी बड़ी बात। नदियों में बड़ा उफान, संभावित बाढ़ को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग ने किया अलर्ट, जाने क्या दिया आदेश, हम आपको आगे बताएंगे विस्तार से। आरजेडी को उसी के हथियार से मात देने की फिराक में बीजेपी, 10 लाख नौकरी और शिक्षक आंदोलन का मुद्दा गर्म। शिक्षक संघ की सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी, हर हाल में देना होगा राज्यकर्मी का दर्जा, अन्यथा हिला देंगे। सीमा हैदर की चाल ढाल से गहराया जांच एजेंसियों का शक, खंगाला जा रहा है पाकिस्तानी कनेक्शन। बोतल और पैक्ड पानी पीने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदला नियम, इस दिन से होगा लागू। अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में मानसून सत्र चल रही है। इसी को लेकर के बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया जब कुर्सियां फेंकी गई। उन्होंने लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव का इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा किया। कल सिर्फ 16 मिनट ही सदन की कार्रवाई चल सकी, जब वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से मुखातिब होकर के बीजेपी पर जम करके निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैंने क्या अपराध किया है कि वे मुझे भ्रष्ट कह रहे हैं। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि छगन भुजल जेल होकर के आए और फिर बीजेपी उनका माला पहना करके स्वागत कर रही है। क्या बीजेपी भ्रष्टाचारी नहीं है? बीजेपी वॉशिंग मशीन है, लेकिन अब उनका पाउडर खत्म हो रहा है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो जाएगी। बीजेपी बदनामी की फैक्ट्री है, थोक विक्रेता और वितरक कंपनी है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को बिहार के विकास की कोई भी चिंता नहीं है, सदन चलने देना चाहिए, लेकिन चलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए बहस से बच रहे हैं। हम उनके सभी सवालों का जवाब देंगे। बीजेपी का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करके सदन को रोकना है। दोस्तों बात करते हैं कि मानसून के इस मौसम में हरी सब्जियों और फिर फलों के दाम में बढ़ोतरी आम बात है। हालांकि इस बार तो ऐसा लगता है कि महंगाई का ब्रेक ही फेल हो गया है। यहाँ सब्जियों के दाम रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों की माने तो बारिश और धूप ने सब्जी की फलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बाजार में हरी सब्जी की कीमतें आसमान छू रही है। सब्जी के दाम 50 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक पहुँच गए हैं। टमाटर तो पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। वहीं मिर्च ने तो अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया है। सब्जी उत्पादक सुजीत कुमार कुशवाहा का कहना है कि सब्जियों की खेती शुरू करने के समय कड़ी धूप की वजह भरपूर सिंचाई नहीं हो सकी है। बारिश नहीं होने के कारण सब्जी की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जब सब्जी विक्रेता रमेश कुमार ने बताया है कि सिंचाई की समस्या को देखते हुए सब्जी उत्पादक इस बार सब्जी की खेती कम की है, जिससे सब्जियां महंगी खरीदनी पड़ रही है। जब महंगाई का असर खरीदारी पर भी पड़ रहा है, खरीदारी करने से पहले जेब टटोलना पड़ रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस छोटे से सत्र में भी सत्ताधारी दल और विरोधी दल में टकराव चरम पर है। बीजेपी लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल करने को लेकर के बेहद आक्रामक है और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी के विधायक वेल पर पहुंच करके नारेबाजी करने लगे। बीजेपी विधायक लगातार ये मांग कर रहे थे कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दो। जिस वक्त ये नारेबाजी हो रही थी उस वक्त नीतीश कुमार सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे थे। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी तब और बढ़ गई जब शिक्षा मंत्री किसी सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसके बाद बीजेपी विधायक और भड़क गए और पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार सदन में अध्यक्ष की कुर्सी के नजदीक पहुंच करके शिक्षा मंत्री को चुप रहने के लिए बोलने लगे, लेकिन शिक्षा मंत्री लगातार बोलते रहे। इसके बाद सदन में हंगामा लगातार बढ़ता गया और सदन के अंदर बीजेपी के तमाम विधायक पहुंच गए और सदन के अंदर रखी हुई टेबल और कुर्सी को पलटने लगे, जिसके बाद माहौल बेहद गर्म हो गया। बीजेपी विधायकों के इस तेवर को देख करके विधानसभा में अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बेहद गुस्से में आ गए और लगभग चिल्लाते हुए बीजेपी के हंगामे कर रहे विधायकों को कार्रवाई करने की बात कहने लगे, लेकिन विधायक सुनने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जब सदन के बाहर निकलने के बाद नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के कहा है कि ऐसा कोई भी मंत्री जिसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है वह किसी भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो सकता। इसके पहले बिहार में ही कुछ मंत्रियों के खिलाफ ऐसा हुआ था, तब उन्हें पद से हटना पड़ा था, तो फिर अब उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने को हम कैसे मान सकते हैं? ये जनता के साथ धोखा है। जब तक कैबिनेट से तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देते हैं हम सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीते साल की तुलना में इस साल दूध की बिक्री में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। जहां पिछले साल से इस साल बिहार में 1,41,000 लीटर दूध की बिक्री बढ़ गई है। जहां इस साल 3 महीने अप्रैल, मई और जून में हर दिन 19,20,000 लीटर दूध की बिक्री हुई है। जब बीते साल 2022-23 में 17,89,000 लीटर दूध की बिक्री हुई थी। साल 2021-22 में 17.14 लाख यानी कि 17,14,000, साल 2020-21 में 15,21,000 और साल 2019-20 में 15,06,000, साल 2018-19 में 14,38,000 और साल 2017-18 में 14,55,000 लीटर प्रतिदिन दूध की बिक्री हुई थी। दूध उत्पादक सहयोग समितियों के माध्यम से दूध कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है। इस साल 18,50,000 किलो रोजाना दूध का संग्रह हुआ है। इससे पहले साल 2022-23 में 16,63,000 किलो प्रतिदिन दूध का संग्रह हुआ था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तर्ज पर यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरह अब बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड भी फोकनिया और मौलवी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगी। परीक्षा 15 जुलाई को समाप्त हो जाएगी या इसके बाद मूल्यांकन कार्य अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम ने कहा है कि मूल्यांकन कार्य में कोई भी गलती नहीं रहेगी। मूल्यांकन में पद्धति में बदलाव किया जाएगा। इस बार 5 केंद्र पर मूल्यांकन होगा। जब मूल्यांकन कार्य में कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी। 4 स्तर पर कॉपियों का मूल्यांकन होगा। हर स्तर पर उसे देखा जाएगा। जब कॉपी में कोई भी गलती ना रह जाए इसका ख्याल रखा जाएगा। मूल्यांकन केंद्र से स्कैन करके सीधे बोर्ड ऑफिस के पास रिपोर्ट आ जाएगा। जब मार्क्स भी वहीं से कंप्यूटर पर चढ़ जाएगा। जहाँ इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आपको बता दूं कि अभी फोकनिया और फिर मौलवी की परीक्षा 15 जुलाई तक 2 पालियों में राज्य के यानी कि बिहार के 167 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जा रही है। पहली पाली में 8:45 से 12 बजे तक और द्वितीय पाली 1:45 से दोपहर 5 बजे शाम 5 बजे तक होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई की जारी है। जहां सदन में अंक सूची प्रश्नों के बाद तारांकित प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है और इसी को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव जवाब देने के लिए सदन में खड़े हुए, जिसके बाद भाजपा के विधायक इसका विरोध करना शुरू कर दिया। भाजपा के विधायकों की तरफ से कुर्सी उठाई गई और सदन के अंदर पोस्टर भी दिखाया गया, जिसके बाद अध्यक्ष ने पोस्टर हटाने का आदेश दिया। स्पीकर ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप इस तरह का आचरण कीजिएगा तो फिर मुझे कार्रवाई करना पड़ेगा। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से उत्तर बिहार में सैकड़ों गांवों के सामने खतरा मंडरा रहा है। नदी का बहाव तेज होने से कई गांवों में कटाव तेज हो गया है, जब उससे गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने विभागीय अधिकारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जिलों से आपदा प्रबंधन के सभी एडीएम को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। जिलों में तैनात अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव को बताया गया है
की संभावित बाढ़ को देखते हुए पूरी तैयारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों को निकालने से लेकर के सभी शिविर तक पहुंचाने तक की व्यवस्था कर दी गई है। प्रत्यय अमृत ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच बाढ़ से पूर्व से ही जागरूकता अभियान नियमित चलाया जाए। जब बाढ़ के दौरान राहत बचाव कार्य के लिए गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, किशनगंज, सुपौल में एक एडवांस टीम को भेजा गया है। जहाँ वहीं जिलों में तैनात एसडीआरएफ की टीम को बाढ़ राहत में कार्य करने के लिए भेजा जाने लगा है, ताकि बाढ़ पीड़ितों को निकालने और फिर उन तक राहत पहुंचाने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो। जब पहले उत्तर बिहार के कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अस्थायी रूप से रखा गया है, जिनके पास मोटर बोट, लाइफ जैकेट सहित मेडिकल किट रखा गया है। बाढ़ शरण स्थलों पर इमरजेंसी मेडिकल की सुविधा रहेगी, जहां अचानक से प्रभाव पर पीड़ा आई महिलाओं का भी इलाज होगा। जब वहीं स्थलों पर शुद्ध पानी, पुरुष महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय, साफ सफाई, लाइटिंग, नवजात का टीकाकरण, मनोवैज्ञानिक परामर्श, जांच, मच्छरदानी, 6 माह से 2 साल तक के बच्चों के लिए विशेष भोजन सहित अन्य सुविधाएं रहेगी। बाढ़ शरण स्थल पर अगर किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी मेडिकल की जरूरत होगी तो फिर उस मरीज को रेफर करने की व्यवस्था होगी। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 75,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी जा सकती है, जहां क्योंकि विजिलेंस की टीम इन टीचरों के फोल्डर्स की तलाश कर रही है। खबर के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के बाद साल 2006 से 15 के बीच बहाल हुए टीचरों के दस्तावेजों की जाँच चल रही है, लेकिन अभी तक निगरानी विभाग को 75,503 शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले हैं। जल्द ही इन शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि 2 साल पहले ही बिहार सरकार ने सभी शिक्षकों को अपना फोल्डर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा था। जब सरकार द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया था कि जिनके फोल्डर अपलोड नहीं होंगे उन्हें फर्जी मानते हुए बर्खास्त कर दिया जाएगा। दरअसल साल 2006 से 2015 तक में बहाल शिक्षकों की जांच से जुड़े हुए मामलों को लेकर के 7 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसके कारण निगरानी से लेकर के शिक्षा विभाग तक में हड़कंप मचा हुआ है। जल्द ही इन शिक्षकों को लेकर के कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में 21,000 से ज़्यादा पदों पर आवेदन शुरू हो गया है, जहां ये आवेदन बिहार पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए मांगा गया है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फिर आप चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के जल्द से जल्द आवेदन को पूरा करें। खबर के अनुसार बिहार पुलिस द्वारा 21,391 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती की जानी है, जहाँ इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2023 तक निर्धारित किया गया है। इस अवधि में आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार पुलिस द्वारा 21,391 कांस्टेबल पदों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर पास निर्धारित किया गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दें कि आप आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर के प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर आवेदन की प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं आराम से। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग अपने पुराने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करा सकते हैं। जी हां, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने आधार कार्ड अपडेट करने की तिथि को 14 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि आप 14 सितंबर तक अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। आपको बता दूं कि यदि आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है और उसे आपने अभी तक अपडेट नहीं कराया है तो फिर आपको जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। जी हाँ, सरकार ने 10 साल से पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि अगर आप 10 साल से पुराने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया तो फिर आपके आधार कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा, जिससे आपकी परेशानी हो सकती है भविष्य में। जी हाँ, इसलिए आप अभी फ्री हैं तो फिर आप आधार कार्ड को अपडेट करा लें। इसके लिए आपको फ्री में आप अभी आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं और ये किसी वेबसाइट पर जाकर के आपको अपडेट करना पड़ेगा और ये वेबसाइट है www.myaadhar.ui.di.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करा सकते हैं। वो भी 14 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जब नीतीश सरकार से डोमिसाइल नीति में बदलाव की मांग को लेकर के अब शिक्षक अभ्यर्थी पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके लिए सभी जिलों में हजारों की संख्या में शिक्षकों का जुटान पटना में हुआ, जहाँ शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में विधानसभा का घेराव करने वाले थे। जहाँ इससे पहले ही प्रशासन ने उन्हें गर्दनीबाग धरना स्थल पर रोक दिया गया। इस दौरान बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद भी शामिल थे। वहीं गर्दनीबाग धरना स्थल से निकलने के बाद नीतीश सरकार और शिक्षा मंत्री पर जमकर के बरसे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को हर हाल में शिक्षकों की मांग पूरी करनी होगी। वहीं शिक्षा मंत्री को लेकर के शत्रुघ्न प्रसाद ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को खुद विज्ञान नहीं आता है।
जहां बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद ने कहा है कि उन सभी का एक मांग है, सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना है। जहां सभी शिक्षकों को सरकारी करने का मांग है। नीतीश कुमार को हमारी मांग को मानना ही पड़ेगा। हर हाल में शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना ही होगा। शिक्षक कर्मियों को जब तक दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक प्रदर्शन यूं ही लगातार जारी रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी इन दिनों आरजेडी को उसी के हथियार से मात देने की फिराक में जुटे हुए हैं। जहां बिहार में इन दिनों 10 लाख नौकरी को लेकर के नौकरी देने और फिर शिक्षक आंदोलन का मुद्दा गर्म है। बीजेपी इन दोनों मुद्दों को उठा करके सरकार को घेरने में जुटी हुई है। दरअसल साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में राजद के नेता तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्येक चुनावी सभा में सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट की पहली बैठक में पहले हस्ताक्षर के 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादा किया था। जहां राजद ने भी इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसका फायदा भी चुनाव में आरजेडी को मिला था, लेकिन अब इसी हथियार को बीजेपी हथियाने की फिराक में है और सरकार को घेर रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने अब इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर भी उतरने की घोषणा की है। बीजेपी पटना में 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करने वाली है। बीजेपी के विधान पार्षद नवल किशोर यादव कहते हैं कि बीजेपी 13 जुलाई को राजद के 10 लाख नौकरी देने की वादा खिलाफी और फिर शिक्षकों के मुद्दे पर विधानसभा मार्च कर रही है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बने करीब 10 महीने हो गए हैं, करीब 20 कैबिनेट की बैठक हो गई है, लेकिन 10 लाख की छोड़िए 10 लोगों को सरकारी नौकरी इस सरकार में नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विधानसभा मार्च रथ निकाला गया है। इधर बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाने में जुटे चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद वह पेन ही खो गई है, कलम ही खो गई है, जिससे तेजस्वी यादव हस्ताक्षर करते। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को भड़काया जा रहा है। महागठबंधन की सरकार हमेशा शिक्षकों के साथ रही है, आगे भी हमेशा रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि अगले 4 से 5 सालों के अंदर पटना शहर में मेट्रो का काम शुरू हो सकता है। जहां राज्य सरकार की योजना के मुताबिक पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर पटना जंक्शन से ISBT और फिर दानापुर से मीठापुर पर काम शुरू हो चुका है। कॉरिडोर 2 में एलिवेटेड के साथ ही अंडरग्राउंड का काम भी चल रहा है, जबकि कॉरिडोर 1 में एलिवेटेड का काम तो शुरू है, लेकिन अंडरग्राउंड कार्य शुरू होना अभी बाकी है। कॉरिडोर 2 में मलाही पकड़ी से ISBT तक के एलिवेटेड रूट पर सबसे तेजी से काम चल रहा है। जहाँ इस रूट पर ओवरऑल 42% काम पूरा हो चुका है। जहाँ सभी पिलर तैयार हो चुके हैं और फिर उन पर यू गार्डन चढ़ाए जाने का काम चल रहा है। यह गार्डन रखने के बाद बेस तैयार होते ही उस पर ट्रैक बिछाने के साथ ही इलेक्ट्रिक आदि काम होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि जीएसटी काउंसिलिंग की मंगलवार 11 जुलाई को नई दिल्ली में 50वीं बैठक हुई। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई इस बैठक में जहां कई वस्तुओं और फिर सेवाओं पर जीएसटी घटाने या फिर उन्हें जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है। जहां वही काउंसिलिंग ने ऑनलाइन गेमिंग सहित कई वस्तुओं पर जीएसटी लगाने या फिर उसे बढ़ाने का फैसला किया है। जहां इसके चलते आने वाले दिनों में इन वस्तुओं या फिर सेवाओं के दाम में हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी और कौन सी चीज़ें आपको महंगे में मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर कौन सी चीज़ें सस्ते होंगे। तो बात करते हैं कि जीएसटी काउंसिलिंग ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। वहीं पर प्राइवेट कंपनियों की ओर से सैटेलाइट लॉन्च की जाने वाली सुविधाओं को भी जीएसटी से छूट दी गई है। वहीं मछली घुलनशील पेस्ट और एलडी स्लैग पर जीएसटी दर 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। वहीं पर कच्चे और बिना तले हुए स्नैक के पैलेट्स पर जीएसटी 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन पर भी जीएसटी दर को 18% से घटा करके मात्र 5% कर दिया गया है। नकली जरी धागे पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अतिशी और निर्मला सीतारमण के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अब बात करते हैं कि जीएसटी में कौन सी चीज़ें महंगी हुई है। तो बात करते हैं कि जीएसटी परिषद ने मल्टी यूटिलिटी व्हीकल पर 22% सेस लगाने को मंजूरी दे दी गई है। जहां ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसीनो में लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि तेजस्वी यादव को बिना देर किए इस्तीफा देना चाहिए। वे चार्ज सीटेड उप मुख्यमंत्री है। इसी सरकार में जीतन राम मांझी हो या फिर मेवालाल चौधरी है, जब उन पर केस हुआ था तो फिर इस्तीफा ले लिया गया था। आज ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सवाल मेरा नहीं है बल्कि भाजपा के नेता संजय सरावगी का है, जहां उन्होंने ये सवाल पूछा है। दरअसल बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दिन सदन के अंदर और बाहर भाजपा की तरफ से तेजस्वी यादव के इस्तीफे देने की मांग को लेकर के हमला बोला जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब भाजपा नेता संजय सरावगी और हरिभूषण ठाकुर
बचौल ने तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की है। संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिना कोई भी शर्त इस्तीफा दे देना चाहिए। ये वही मुख्यमंत्री है जो एक FIR होने पर इस्तीफा ले लेते थे, लेकिन आज चार्जशीटेड दाखिल व्यक्ति को भी अपनी गाड़ी में घुमा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे तो फिर उनकी कुर्सी भी नहीं बचेगी, इसलिए वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी डर गए हैं, वे अपना संतुलन खो चुके हैं, इसलिए आज वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान को साधने में मुश्किलें कम नहीं हैं। जी हाँ, दो धड़ों में बटी लोजपा के बीच सीटों पर सामंजस्य बिठाने में भी दुश्वारियां हैं। राजग में सशर्त शामिल होने वाले चिराग पासवान से ये दावेदारी कर चुके हैं कि वे हर हाल में उन्हें लोकसभा की हाजीपुर के अतिरिक्त 5 और सीटें चाहिए। राज्यसभा की 1 सीट वे अतिरिक्त मांग रहे हैं। इधर पारस हाजीपुर सीट को कतई छोड़ना नहीं चाहते हैं। वे भाजपा से 5 सीटों की अपेक्षा पाले हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजग में यानी कि NDA में लोजपा को 6 सीटें मिली थी और उसके सभी प्रत्याशी विजय रहे थे, यानी कि सभी प्रत्याशी जीते थे। पार्टी में विभाजन के बाद पारस के साथ 4 सांसद आ गए थे। चिराग पासवान अपने खेमे में अकेले सांसद रह गए हैं। जब बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थिति में चाचा भतीजा और भाजपा एक दूसरे की जरूरत है। राजनीतिक गलियारों में ये कयास है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और फिर पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भाजपा मर्ज कराना चाहती है ताकि सीटों की मांग और चाचा भतीजे की झगड़े से बचा जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्कूली शिक्षकों की भर्ती व्यवस्था में राज्य सरकार के बदलाव करते ही सदन से लेकर के सड़क तक हंगामा खड़ा हो गया है। नए नियमावली लागू होने के बाद इसमें डोमिसाइल को लेकर के किए गए संशोधन ने पूरे मामले में आग में घी का काम किया है। इसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आया कि विज्ञान गणित में बिहार के छात्र कमजोर हैं। इस बयान ने तो जलती आग में घी के साथ पेट्रोल भी मिला दिया है, जिसके बाद शिक्षक आर पार के मोड में आ गए हैं। BPSC टीचर भर्ती नियमावली के विरोध संविदा टीचरों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर के हजारों की संख्या में राज्य भर के टीचर पटना के गर्दनी बाग पहुंच गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। इसी बीच खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई शिक्षक नियमावली की समीक्षा करेंगे। CM नीतीश कुमार खुद शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करेंगे, जिसके बाद पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। वहीं पर सड़क पर अगर छात्र उतरे हो और राजनीति ना हो तो फिर ये हो नहीं सकता, खास करके बिहार में जहाँ डैमेज कंट्रोल में अब जुटी हुई है। वहीं BJP हमलावर है, जहां अभ्यर्थी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। विधान परिषद में भी शिक्षक नियुक्ति को लेकर के विपक्ष ने जम करके हंगामा किया है। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, BJP ने सभापति को MLC शिक्षक के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। इस दौरान BJP सदस्यों ने आरोप लगाया है कि बिहार में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। BJP प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर जम करके निशाना साधा है। वहीं जदयू MLC संजीव कुमार ने भी शिक्षकों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने BJP पर पलटवार किया है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में किसान अब आधुनिक मशीनों की सहायता से खेती करने लगे हैं। इनमें कई किसान ऐसे हैं जो खेती के लिए आधुनिक मशीनें विदेश से मंगवाते हैं, तो फिर वहीं कई ऐसे किसान भी हैं जो जुगाड़ से ऐसी आधुनिक मशीनें बना लेते हैं जिनके बारे में बड़े बड़े इंजीनियर नहीं सोच पाते। तो चलिए अभी हम आपको एक ऐसी ही मशीन के बारे में बताते हैं जिनकी मदद से आप जहाँ चाहे वहाँ अपनी खेती की सिंचाई कर सकते हैं। वह है मोबाइल सोलर प्लांट। जी हाँ, मोबाइल सोलर प्लांट एक मशीन है जिसकी मदद से किसान अपने उन खेतों की भी सिंचाई बड़े आराम से कर सकते हैं जो पानी की पहुंच से दूर है या फिर जहां ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है। इस मशीन को चलाने के लिए अलग से बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ क्योंकि इस मशीन में सोलर पैनल लगे होते हैं जो सूरज की रोशनी से बिजली पैदा होते हैं, जिससे ये मशीन चलती है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक इस कमाल के मशीन को बनाने में हरजिंदर सिंह का हाथ है। उन्होंने इस मशीन पर सोलर पैनल लगा करके इसे पोर्टेबल बना दिया है। या इस पूरे मशीन पर 24 सोलर पैनल लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मशीन को ट्रैक्टर के सहारे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस मशीन को सेट करने में महज कुछ मिनट का समय लगता है और इस सिंचाई के लिए तैयार हो जाती है। इस मशीन के जरिए किसान 2000 से 5000 लीटर पानी तक की सिंचाई बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ भारत के किसान कर रहे हैं, बल्कि जर्मनी में भी फलों की खेती करने वाले किसान इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर पैनल की मदद से किसान न सिर्फ खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, बल्कि पूरे फार्म के लिए जो इन्हें सोलर पैनलों से बिजली भी बना रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जहां कम खर्च वाले लोगों को भी 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर 1100-1200 रुपये में खरीदना पड़ता है, जिससे लाखों परिवारों का बजट तक खराब हो जाता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब पेट्रोलियम कंपनी 2 किलोग्राम का सिलेंडर लाने की तैयारी में है, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 155 रुपये निर्धारित किए जाने पर बात चल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 5 किलोग्राम के कंपोजिट सिलेंडर को मार्केट में उतारा गया था, जो किफ़ायती होने के साथ साथ काफ़ी हल्का भी था, उसे कहीं भी उठा करके ले जाया जा सकता था। दरअसल हमारे देश में करोड़ों की जनसंख्या ऐसी भी है जिनका 1100-1200 रुपये का सिलेंडर खरीदने से भी बजट खराब होता है, साथ ही उनका खर्च भी ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए उन्हें एक साथ 1100-1200 रुपये खर्च करना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों की समस्या को देखते हुए छोटू के बाद अब मुन्ना कंपोजिट सिलेंडर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सिर्फ 2 किलोग्राम गैस आएगी। साथ ही इसकी कीमत भी मात्र 155 रुपये रखी गई है। ये सिलेंडर ऐसे परिवार वालों के लिए वरदान साबित होगा जिसके परिवार छोटे हैं, साथ ही घर चूल्हे पर भी काम होता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि अगर आप भी पैक्ड बोतल का पानी पीते हैं तो फिर ये खबर आपके काम की है। जब सरकार ने घटिया वस्तुओं की आयात को रोकने के लिए गुणवत्तापूर्ण मानक लागू किया है, इससे घटिया चीज़ों के इंपोर्ट पर रोक लगाने के साथ ही देश भर में बेहतर क्वालिटी वाली चीज़ों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी मकसद से पीने के पानी की बोतलें और लो पैदा करने वाले लाइटर के लिए ज़रूरी गुणवत्ता मानदंड जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 5 जुलाई को एक नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी करती थी। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत 2 वस्तुओं का उत्पादक, बिक्री, व्यापार, आयात और स्टॉक तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक उन पर BIS का चिन्ह न हो। जब BIS अधिनियम 2016 के अनुसार गैर BIS प्रमाणित उत्पादकों का निर्माण, भंडारण और बिक्री प्रतिबंधित है। BIS अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर पहली बार अपराध की स्थिति 2 साल तक कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी अपराध और फिर उसके बाद के अपराध के मामले में जुर्माना बढ़कर के न्यूनतम 5 लाख रुपए और अधिकतम माल या फिर वस्तुओं के मूल्य के 10 गुना तक हो सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के ऐलान होते ही राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई थी। ये दौर मतदान के दौरान भी जारी रहा और चुनाव परिणाम आने के बाद भी जारी है। को बता दें कि अब भी मतगणना पूरी नहीं हो पाई है। जब बुधवार सुबह दक्षिण 24 परगना में हुई हिंसा में 3 लोगों की जान गई और एक IPS अधिकारी घायल हो गए। 8 जून के बाद से अब तक कम से कम 44 लोगों की जान गई है। जब चुनाव के दिन ही 18 लोगों की जान गई थी। जब पंचायत चुनाव में TMC ने क्लीन स्वीप कर दिया है, सत्ताधारी दल ने भाजपा को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। जब पिछले चुनाव में भाजपा ने जहां जीत दर्ज की थी, इस बार TMC ने वहां भी परचम लहरा दिया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक TMC 33,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों की सीटें जीत चुकी है। वही भाजपा के खाते में मात्र 9,000 सीटें आई है। यह कांग्रेस को 2,500 सीटें मिली है। 2018 में TMC ने 48,636 में से 38,188 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वही पंचायत समिति की 9,730 सीटों में से TMC को 2,612 सीटें हासिल हुई है और भाजपा को महज 275 पर जीत मिली है। जिला परिषद की सीटों में भी TMC का ही बोलबाला है, जहाँ चुनाव के दिन भी बड़े स्तर पर हिंसा और फिर बूथ कैप्चरिंग हुई थी। इसके बाद 10 जुलाई को 697 बूथों पर दोबारा वोटिंग करानी पड़ी। दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान से भाग करके दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर अभी भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। जहां भारत में अवैध ढंग से घुसने के जुर्म में गिरफ्तार सीमा हैदर अब कई एजेंसियों की पूछताछ का सामना कर चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से सीमा को क्लीन चिट नहीं मिल सकी है। दरअसल सीमा की बोलचाल की भाषा बिल्कुल भी अलग है, जब उसकी हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ है। मूल रूप से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहने वाले सीमा की मातृभाषा बलोच होने के बावजूद वे धरा परवा हिंदी में जवाब दे रहे हैं और वे अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेती है। सीमा हैदर ने बताया है कि उसका घर सिंध प्रांत में था और वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में वह अब तक पुलिस और मीडिया को जवाब देती आई है उससे जांच एजेंसियों का शक गहरा रहा है। यह जांच एजेंसियां सीमा के मोबाइल फ़ोन की गहन जांच कर रही है और उसके दिए गए पते तथा पूरे परिवार की जानकारी भी जुटाई जा रही है। यह इसके साथ ही सीमा के पास मिले उसके और 4 बच्चों के पासपोर्ट की भी जांच चल रही है। सीमा का दावा है कि वे पाकिस्तान के जिस इलाके से आई है वहां महिलाओं पर काफ़ी जुल्म किया जाता है। ऐसे में अब अगर वे वापस जाती है तो फिर उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस बीच एक चैनल ने एक कार्यक्रम में सीमा का सऊदी अरब में रहने वाले उसके पति से
आमने सामने भी बात करवाया, जिसमें दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई। जहाँ इसके कुछ देर बाद यूपी पुलिस की एक टीम ने सीमा और फिर सचिन से दोबारा से पूछताछ की। दोनों से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई और उनके बयान लिए गए। सीमा भले ही भारत की नागरिकता के लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन जब तक सचिन से उसकी कानूनन शादी नहीं हो जाती और उसे पत्नी का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक सीमा को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। दोस्तों, बात करते हैं कि देश के पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अमेरिका के वाशिंगटन में अल्पसंख्यकों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक अमेरिका से भी ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता भारतीयों के खून में है। दरअसल नेशनल काउंसिल ऑफ एशियन इंडियन एसोसिएशन ने ग्रेटर वाशिंगटन डीसी में वेंकैया नायडू के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को लेकर के भारत के खिलाफ माहौल बनाने में वेस्टर्न मीडिया का एक धरा शामिल है। उन्होंने कहा है कि मीडिया भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के फैलाए जा रहे भ्रम का हिस्सा बन गया है। एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि मैं सबको ये आश्वासन करना चाहता हूं कि भारत में अल्पसंख्यक अमेरिकी के मुकाबले काफ़ी सुरक्षित हैं। राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जब हम तुलना करेंगे कि भारत में क्या हो रहा है और दूसरे देशों में क्या चल रहा है, तब आप देखेंगे कि दूसरे देशों में किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। एम वेंकैया नायडू ने बताया है कि भारत हमेशा से अपने अल्पसंख्यकों का सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखता है। उन्होंने कहा है कि जिनको भारत में नहीं रहना था या जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, वे पहले ही देश को छोड़ करके जा चुके हैं। जो भारत में रहना चाहते थे, वे यहाँ आज़ादी के पहले और उसके बाद भी रह रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मौसम बिगड़ने वाला है। अगले 3 दिनों तक बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है और फिर लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार एक मानसून ट्रफ रेखा बीकानेर से लखनऊ पटना होते हुए मणिपुर तक होकर के गुजर रही है, जिसके कारण राज्य के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार में इस समय मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई है, जिसके कारण अलर्ट जारी होने के बाद भी ज़्यादा बारिश नहीं हो पा रही है। बिहार के किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि धान की रोपनी किया जा सके। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 1 से 2 दिनों के अंदर बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। वहीं कुछ जिलों में आसमानी बिजली गिरने के भी आसार हैं। ऐसे में बिहार के लोग खराब मौसम के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले और हरे पेड़ पौधे से दूर रहें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में किसी भी खेत का रसीद काटना बेहद आसान हो गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किसी भी खेत के रसीद काटने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। जी हां, बिहार के किसान अब ऑनलाइन के द्वारा खेत का रसीद काट सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार भूमि के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के पहले ऑनलाइन के द्वारा जमीन का पूरा लगान जमा करना होगा। जब जमीन का लगान जमा हो जाएगा, तब आप जमीन के रसीद को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन के द्वारा आप किसी भी खेत का रसीद काटते हैं तो फिर आम रसीद की तरह ही होता है। ऑनलाइन रसीद का इस्तेमाल कोर्ट से लेकर के सभी जगहों पर किया जा सकता है, इसलिए आप ऑनलाइन के द्वारा भी अपने खेत का रसीद काट सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि राज्यसभा सदस्य और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गरीबों पिछड़ों को गुमराह करके सत्ता पाई है और उसका दुरुपयोग केवल संपत्ति बनाने में किया है। उनका परिवार देश के सर्वाधिक भ्रष्ट राजनीतिक परिवारों में है, इससे बिहार शर्मसार है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने ना पढ़ाई की, ना कोई नौकरी की और ना ही उनके माता पिता के पास कोई पुश्तैनी संपत्ति थी। ऐसे में उन्हें बताना चाहिए कि वे 33 साल की उम्र में 52 बहुमूल्य संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। रेलवे में नौकरी के बदले जिन लोगों की करोड़ों की कीमती जमीन एको इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम लिखवाई गई है, उस कंपनी को तेजस्वी यादव ने मात्र 1 लाख रुपए में कैसे खरीद ली है। तेजस्वी यादव पटना के सगुना मोड़ इलाके में 750 करोड़ रुपए का जो बहुमंजिला मॉल बनवा रहे थे, उसके लिए इतने पैसे कहां से आए। उनके पिता लालू प्रसाद चारा घोटाले के 4 मामले में सजा याफ्ता हैं और मां राबड़ी देवी सहित परिवार के आधा दर्जन लोग भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित हैं। उनमें किसी को न्यायालय ने आरोप मुक्त नहीं किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमेशा तंज कसने वाले आरएलडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को अब उन पर दया आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा से हाजीपुर में जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब आ गए हैं और उनकी गाड़ी में हमेशा घूमते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई बात कहाँ है। वे तो पहले
फरमान सुना चुकी हैं कि उनके बाद तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के करीब क्या हो गए हैं, वे तो आरजेडी के सामने नतमस्तक हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को आरजेडी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब नीतीश कुमार को देख करके हमें गुस्सा नहीं आता है बल्कि दया आती है। नीतीश कुमार तो दया के पात्र हैं। जब उनकी ओर अब कौन देखने वाला है? उनकी पार्टी तो अब खत्म हो गई है। अगर उनकी पार्टी मजबूत रहती तो फिर बिहार में ताकत दिखती और लोग उनकी पार्टी में समर्पण करते, लेकिन अब तो वो खत्म हो चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में साइबर फ्रॉड का मामला तेजी से बढ़ रहा है। अब साइबर अपराधी ठगी करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। बारिश के मौसम में ऑनलाइन छाता बेचने और शादी के समय में गहने और कपड़े बेचने के नाम पर ठगी की जा रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लाइक और शेयर करने के नाम पर भी ठगी की जा रही है। पहले तो झांसा देकर के पोस्ट लाइक करने पर रुपये देने का झांसा दिया जाता है या उसके बाद अकाउंट खाली कर दिया जाता है। जब बिहार में ऑनलाइन ठगी का मामला बढ़ने से बिहार पुलिस भी सतर्क हो गई है। बिहार में साइबर क्राइम का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने के नाम पर ठगी की गई है। इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी है, जिन्होंने बताया है कि अपराधियों ने यूजर को पोस्ट लाइक करने के लिए कहा था और उसके बदले रुपए देने की बात कही थी। शुरुआत में यूजर को पोस्ट लाइक और शेयर करने के बदले कुछ रुपए मिले। इसके बाद अकाउंट का डिटेल्स लेकर के उसके खाते से 9,63,228 रुपये की निकासी कर दी गई। यूज़र ने शिकायत दर्ज कराई तो फिर बिहार आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कार्रवाई करके ठगी की पूरी राशि जिस खाते में भेजी गई थी उसे फ्रीज कर दिया गया है। गंगवार ने बताया है कि रोज नए नए तरीके से साइबर अपराधी लोगों को शिकार बना रही है। मौसम और महीने के हिसाब से लोगों को झांसे में लेकर के ठगी की जा रही है। विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से पार्ट टाइम नौकरी, मनी इन्वेस्टमेंट, बारिश के समय में छाता बेचने के नाम पर ठगी की जा रही है। सोशल मीडिया के यूजर्स को यह बताया जाता है कि मेरे छाते के विज्ञापन को लाइक और शेयर करें, बिक्री बढ़ने पर कमीशन दिया जाएगा। साइबर अपराधी मौसम के अनुसार ठगी करते हैं। जब बारिश में छाता बेचने, पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर शिकार बनाया जाता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।